हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई। तो जैसा कि गला खराब रहता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आज भाई सिप करते करते आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। और एक बार जल्दी से बता दो, मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है, मैं क्लियरली दिखाई दे रहा हूं? एक बार दिल बना दो भाई जल्दी से। नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ भाई आ जाओ, भाई आ जाओ। क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है यूनिट्स एंड डायमेंशन? मुझे लग रहा है अब तो बहुत सारे बच्चों को अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ गया है। कल इतने सारे पीवाईक्यूज कर लिए तो कई सारे बच्चों के मैसेज और डीएम्स आ रहे थे कि भैया अब कॉन्फिडेंस आ रहा है। यार अभी तो मतलब तुम ये मान के चलो, जब कहानी काइनेमेटिक्स से चालू होगी एकदम बेसिक से, तब तुम्हें इतना बढ़िया क्लैरिटी मिलेगा, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अभी तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फिजिकल क्वांटिटी आपको पता ही नहीं है और आप उनको डील कर रहे हो। तो अगर आप अभी ये कर ले जा रहे हो तो आगे तो बहुत अच्छा कर ले जाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। ये नया कप नहीं है, पुराना कप है। तो जैसा कि मैंने कहा था, आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्या, मॉड्यूल का डिस्कशन। यार मैंने मॉड्यूल खोला और मुझे रियलाइज हुआ कि यार बहुत हल्के क्वेश्चन है यार एक्सरसाइज 1 में। एक्सरसाइज 1 में डाउट तो कुछ खास आना नहीं चाहिए, फिर भी मैंने कुछ सेक्शन सी के डाउट्स ले लिए हैं, कुछ सेक्शन बी के ले लिए हैं, एक दो जो मतलब छोटे छोटे सेक्शन है। मेजरली मैंने पीवाईक्यूज में वो सवाल और उठा लिए हैं जो शायद कल नहीं कवर हो पाए थे। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ पीवाईक्यू कल कवर कर दिया था, बट आज कुछ और पीवाईक्यूज के साथ हम लोग सेशन को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। और अगली क्लास में हम लोग काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे, मोशन इन 1 डायमेंशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं मॉड्यूल की हार्ड कॉपी पे पहले ही बोल चुका हूं, मॉड्यूल की हार्ड कॉपी भाई आप लोग को बहुत जल्द मिलेगी, हमारे एंड से जा चुकी है। अब जो भाई प्रिंटर है प्रिंट करेगा, लिस्टर है लिस्ट करेगा, वो सारे काम वो लोग करेंगे। उनके एंड पे जो टाइम लग रहा है, इट कैन कम एनी मोमेंट। हम लोग भी वेट कर रहे हैं भाई उस चीज़ के लिए। उसमें क्या होता है, प्रॉपर उसके लिए लाइसेंसिंग होती है, कोड आता है, वो कोड गवर्नमेंट से आता है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर यार। चलिए बेटा, पीवाईक्यू आपको एक्सरसाइज 3 में मिलेगा, ठीक है। चलिए हाँ, अब बात जो बच्चे पूछ रहे हैं एरर कब होगा, स्क्रू गेज कब पढ़ेंगे, तो बेटा ये हम लोग 11th के एंड में पढ़ेंगे। इसको आपके स्केड्यूल में एंड में डाला हुआ है, ये वहां पे हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलिए आइए भाई आज का चालू करते हैं सेशन। तो आज जैसा कि मैंने बोला था, एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, दैट वाज पैरेलैक्स मेथड। तो इसको अभी कवर कर लेंगे, फिर मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे। मोस्टली इसमें हम बेसिकली हर बार ये एक्सरसाइज 1 ज़्यादा इंटेंशनल हम इस पे रहेंगे, एंड सेकेंडली हम पीवाईक्यूज पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो यही 2 चीज़ अपन की मेन फोकस पे रहेगी, और आप लोग को इतना तो मैंडेटरली कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। चलिए अब व्हाट इज पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। एक मैं तुम लोग को सिंपल सा टास्क देता हूं, वो करो, ठीक है। क्या करना है देखो भाई, एक सिंपल सा टास्क दे रहा हूं, वो करो। करना ये है कि मान लो अपने एक काम करो, एक आंख बंद करो, ठीक है। लेट्स से राइट आइज को क्लोज कर लो, ठीक है। राइट आइज को क्लोज कर लो और अपने फिंगर से जैसे सामने ऐसे उंगली रख के किसी एक दरवाजा हो या कोई दीवार हो, उस पर किसी स्पॉट के सामने ये उंगली को रखो, है ना। लेट्स से खिड़की का एक कोना पकड़ लो, है ना, कि मैं एक आंख बंद कर लूंगा और अपनी फिंगर को उस कोने के सामने, मतलब उस कोने पे एडजस्ट करके रखूंगा, ठीक है ना। ऐसा करके रखो एक बार, और जब एडजस्ट हो जाए, कोई पॉइंट फिक्स हो जाए और आपकी फिंगर उस पॉइंट के जस्ट नीचे हो, तो एक काम करना,
पहले राइट आई बंद थी, अब उसको खोलना और लेफ्ट आई को ओपन कर, सॉरी लेफ्ट आई को क्लोज कर लेना, ठीक है ना, राइट को खोल लेना। तो देखो वो उंगली जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। करके देखो एक बार, करके देखो एक बार, करके देखो। जैसे मैं अभी लेफ्ट बंद करके कैमरे के सामने उंगली रखा हूं और फिर उसके बाद मैं राइट वाली को क्लोज कर दिया, लेफ्ट को ओपन कर दिया, तो मेरी उंगली शिफ्ट हो गई। देखो शिफ्ट हो रही है क्या? एक बार एक आंख बंद करो और फिंगर को किसी भी स्पॉट को डिसाइड कर लो वॉल पे, और यार जितना दूर होगा उतना अच्छा, जितना दूर स्पॉट होगा उतना अच्छा। जैसे कि मैं यहां खड़ा हूं तो सामने वाली दीवार, तो उसमें कोई स्पॉट फिक्स कर लिया और अब राइट आई क्लोज थी, अब उसके बाद लेफ्ट आई क्लोज कर दी, तो वो जो फिंगर है वो आपके लिए शिफ्ट हो जाएगी, वो जिस स्पॉट को आपने मैच किया था उस स्पॉट से हट जाएगी। हुआ क्या? ऐसा हुआ, ऐसा होगा, ठीक है। अब क्यों होगा ऐसा देखो, तो जो करना है वो मैंने यहां पे भी लिख दिया है, और वो क्यों होगा ऐसा वो देखो। तो हुआ कुछ यूं कि ये एक फिंगर है, अभी ये आपका फिक्स फिंगर है, इसको आपने एक्चुअली कहीं डिस्प्लेस ही नहीं किया, इसको कहीं आपने डिस्प्लेस नहीं किया, ठीक है ना। और मान लेते हैं ये वाली जो वॉल है, ये जो ये लेट्स से वॉल है, और ये वॉल पे समझना यहाँ पे आपकी दो आईज हैं, ठीक है ना। यहाँ यू हैव दीज टू आईज ओवर हियर, दिस इज योर वन ऑफ द आई, दिस इज अनदर आई, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, जब आपने एक आंख बंद करी, लेट्स से आपने इसको क्लोज कर दिया, इसको ढक दिया, ठीक है। लेट्स से व्हेन यू क्लोज्ड दिस वन, इसको ढक दिया है ना, बंद कर दिया, तो हुआ क्या, आप जो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, तो आपको ये वाली उंगली आपकी जो है वो इस वाले पॉइंट के साथ एडजस्ट होती हुई दिखाई देती, ठीक है ना, वो इस वाले पॉइंट के जस्ट नीचे दिखाई दे रही थी। फिर आपने क्या करा, आपने इस वाली को क्लोज कर दिया और इस वाली को ओपन कर दिया, तो सडनली क्या होगा, तो जो लाइट आपके इस आई में एंटर करेगी वो शो करेगी, अरे आपकी फिंगर इस पॉइंट के नीचे नहीं है, वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगी। सो इसी को कहते हैं पैरेलैक्स मेथड, इसी को कहते हैं पैरेलैक्स मेथड। लेट्स से दिस इज योर वन ऑफ द I1, दिस इज I2, ठीक है ना। क्या बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर? अब ये मेथड यूज करके हम क्या करते हैं बेटा, बेसिकली आप लॉजिक ये समझो, लॉजिक क्या है इसके अंदर, कि जनरली ये एंगल जो होता है ये बहुत छोटा एंगल होता है। अगर ये डिस्टेंस बहुत बड़ी है, इफ दिस डिस्टेंस इज वेरी 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 लार्ज, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज लेट्स से L, तो हम ये कह सकते हैं फॉर द वेरी वेरी स्मॉल एंगल दिस विल बी नथिंग बट L थीटा, ठीक है ना। जैसा कि हमने प्लेनार एंगल के टाइम पे पढ़ा था, अगर एंगल बहुत छोटा है तो रेडियस इनटू एंगल विल बी आर्क एंड दैट आर्क विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी आएगी, ये हमें कैसे मिलेगी, L इंटू थीटा से। थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल, यानी कि ये एक डायरेक्शन है जिसमें आप देख रहे थे, यू वर सीइंग इन दिस डायरेक्शन, देन यू वर सीइंग इन दिस डायरेक्शन। इन दोनों डायरेक्शन के बीच में जो भी एंगल आएगा, दैट एंगल इनटू द लेंथ, ठीक है, कि आप कहां पे वो ऑब्जेक्ट को स्पॉट कर रहे हो, दैट लेंथ, और वो आपको ये दे देगा, ठीक है ना। इस मेथड को पैरेलैक्स मेथड कहते हैं, और इट इज यूज्ड टू डू सम एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन। इमेजिन करके देखो अगर मुझे सन का, इमेजिन करके देखो, लेट्स से मुझे सन का डायमीटर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा, लेट्स से किसी एक पॉइंट ऑन अर्थ से मैं सन का एक साइड देखूंगा, वन कॉर्नर आई विल ऑब्जर्व, एंड एट द सेम स्पॉट आई विल ट्राई टू ऑब्जर्व द नेक्स्ट कॉर्नर, सेकेंड कॉर्नर, ठीक है, एंड देन आई विल नो दैट दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल। तो मैं ये क्या कर सकता हूं, आई कैन राइट दैट D इज इक्वल टू द डिस्टेंस यहाँ पे शो किया हुआ है D, रफली इसको मानेंगे अप्रोक्सीमेटली दिस, तो इसको लिख सकते हैं D इंटू अल्फा। यही है पैरेलैक्स मेथड। इस पे एक सवाल करते हैं, आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे कि लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, अरे एंजल क्या लिखा हुआ है, एंगल होगा भाई, ये दिस इज एंगल,
द एंगल सबटेंडेड बाय द मून्स डायमीटर, मतलब मून का जो डायमीटर है, जो चंद्रमा का डायमीटर है, वो धरती पे किसी एक पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, 0.5 डिग्री। सो दिस एंगल इज 0.5 डिग्री। ओके, और हमें क्या बोला है, यूज दिस एंड द फैक्ट दैट मून इज अबाउट दिस मच डिस्टेंस अवे। तो हमें ये दे दिया कि भैया यहां से मून तक की जो दूरी है दैट इज 38400 किलोमीटर, नो 000 किलोमीटर अवे। तो हमें क्या पूछा है कि फाइंड आउट अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ द मून। तो ये यार कई बार करवा चुका हूं कि अगर तुम्हें ये डिस्टेंस पता है कि दैट दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्ज एंड दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, तो आप क्या कर सकते हो, दिस विल बी नथिंग बट L into थीटा। सो व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ द मून, डायमीटर ऑफ मून विल बी डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इनटू द एंगल, बट टेक दिस एंगल इन रेडियन। इस एंगल को रेडियन में लेना है, डिग्री में नहीं लेना है। क्लियर है बात? इज दैट क्लियर? अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर पैरेलैक्स का एंगल पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। तुम अपने आप को ऐसा मत समझो कि तुम ऐसे एक आंख बंद करोगे और एक जगह उंगली दिखेगी, दूसरी आंख बंद करोगे दूसरी जगह उंगली दिखेगी, और तुम इतने तीव्र होगे तुम एंगल नाप लोगे। ये तुम्हें नहीं नापना है, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछना चाहेगा तो वो बताएगा कि कितना एंगल नाप के वो इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, ठीक है ना। आपके नोटबुक में से वो इंस्ट्रूमेंट निकल के बाहर नहीं आएगा बेटा, ठीक है। चलिए, जिन्होंने भी ये आंसर दिया है दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। क्योंकि डायमीटर विल बी इक्वल टू डिस्टेंस 38400 किलोमीटर एंड दिस मच डिग्री। हमें चाहिए रेडियन में एंगल, आई वांट इन रेडियन। सो इट विल बी पाई बाय 360 रेडियन। ठीक है, तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर लो, जो भी करना है इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली आपको मालूम पड़ जाएगा व्हाट विल बी द आंसर। सो 1 0 से 1 0 काट दिया, उसके बाद 38400 डिवाइड बाय 36 इंटू 2/7, ठीक है ना। तो अब देख लो रफली कितना आ रहा है। सो दिस विल बी 3.14, और इसको मैं रफली काट दूंगा कितने से, 10 11 रफली 11 जा समथिंग 11 पॉइंट समथिंग है ना, जो भी होगा। अभी रफ कैलकुलेशन करनी है बिकॉज ऑल दिस आर वेरी वेरी डिफरेंट, तो रफ कैलकुलेशन कर लो। सो दिस इज समथिंग लाइक 11 और 11 पॉइंट समथिंग क्लोज टू 10, तो इसको काटेंगे तो लगभग क्या आएगा, 3000 में नंबर आएगा। सो 3350 इज द राइट आंसर, 3350 इज द राइट आंसर। Why no option? सॉल्व करो भाई, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो एक बार चाहो तो। मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम लोग के लिए कैलकुलेशन करते बैठूंगा इसको, ठीक है। सो दिस इंटू 3.14 डिवाइड बाय 36, इसको सॉल्व करके देख लो कैलकुलेटर से, ठीक है, बी आएगा आंसर। चलिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो भाई। नाउ अब यहाँ पे एक बार किसी ने पूछा था, शायद मैंने बताया भी था, दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सो 60 मिनट विल बी इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड, ओके ना। तो ये रिलेशन अगर आपको पता है, तो यू कैन फाइंड आउट द आंसर टू दिस। The sun's angular distance is measured to be 1920 seconds. The distance of sun from the earth is given as this. What is the diameter of the sun? Same question. अब आपको क्या करना है, इस एंगल थीटा को जो कि सेकेंड्स में दिया हुआ है, सो इट इज 1920 सेकेंड, ओके। सो इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 3600 से, और ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, पाई बाई 180 से।
फिर ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड नाउ दिस होल थिंग इज इन रेडियंस, होल थिंग इज इन रेडियंस। नाउ आपको ये एंगल पता है रेडियन में, और आपको ये दूरी पता है, सो दिस दूरी इज लेट्स से एल, सो एल इंटू दिस थीटा विल बी डायमीटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, डायमीटर ऑफ सन जो है दैट इज डिस्टेंस दैट इज गिवन इनटू थीटा। सो आपको क्या आएगा आंसर, 1.496 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 इंटू 1920 डिवाइड बाय 3600 इंटू पाई बाय 180। ये पूरा आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। ठीक है ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करो कि भाई इतना कैलकुलेशन आपको कोई हैवी दिया जाएगा, बट अगर आ गया तो आपको वहाँ पे टाइम लगाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, ये क्वेश्चन आता है तो टाइम की डिमांड करता है। कई अच्छे क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा अगर आप वो पूछ रहा है तो वहाँ पे टाइम कम लगता है। ठीक है ना, तो इस टाइप से वो बैलेंस बना लेते हैं। चलिए, नाइस। I think chat is slow because spammers are not there. ठीक है, अरे अब एक बच्चा पूछ रहा है लास्ट वाले में 360 क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पे 0.5 डिग्री था, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, बट अगर हाफ डिग्री होगा तो पाई बाय 360 हो जाएगा ना बेटा, पाई बाय 360। मैंने डायरेक्टली डिग्री को रेडियन में कर दिया था। यहाँ पे देख, मैंने अगर यहाँ पे हाफ ले लूंगा, हाफ डिग्री, तो हाफ डिग्री इंटू पाई बाय 180 क्या हो जाएगा, पाई बाय 360 होगा ना भाई। अभी समझ में आ गया भाई, इज दैट क्लियर क्यों लिया था। देखो, अगर मुझे 1 डिग्री को रेडियन में लिखना है तो मैं पाई बाय 180 रेडियन लिखूंगा। पहले क्वेश्चन में क्या था, हाफ डिग्री था ना, 0.5 डिग्री था, तो उसको मैंने डायरेक्टली पाई बाय 360 रेडियन लिख दिया था भाई। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन में 1920 डिवाइड बाय 3600 डिग्री था भाई, इसमें क्या मल्टीप्लाई किया भाई, मैं पाई बाय 180 मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हर एक डिग्री में इतना रेडियन होता है। क्लियर है, चलिए ओके। तो अब मैं इसको हटा रहा हूं यहां पे, सॉल्व दिस आई एम रिमूविंग। आ जाएंगे डाउट पे। ये मॉड्यूल, अरे भाई ये मॉड्यूल का डाउट है। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर C1, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस। तो बताओ इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे भाई, बताइए, जल्दी बताइए। अब एक बालक पूछ रहा है 3600 से डिवाइड क्यों किया, ऐसे ही कर दिया, मजा आ रहा था कर दिया। अरे भाई 1 डिग्री बोला ना 60 मिनट है, दैट इज बोला ना आपको 360 इंटू 60 सेकेंड्स है, यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, यानी कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 डिग्री, राइट, 1 डिवाइड बाय 3600 डिग्री। अब क्या करेंगे, अब अगर मुझे यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, दे आस्क्ड मी दिस मच सेकेंड, 1920 सेकेंड्स, तो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई 1920 ऑन बोथ द साइड, सो 1920 सेकेंड इज इक्वल टू 1920 डिवाइड बाय 3600 डिग्री। बेटा आप लोग ना एक बार प्लीज जाके थोड़ा यूनिटरी मेथड सीख के आओ। वो यूनिटरी मेथड सिखाते हैं 7th 8th क्लास में, जिसमें इस टाइप की कैलकुलेशन वो लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू दिस, 1 सेकेंड इज इक्वल टू दिस। ये पूरा आपको देखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलिए, इसीलिए 3600 से डिवाइड किया। और थोड़ा खुद का पेन उठा के करोगे ना बेटा, है ना, खुद के पेन से करोगे तो खुद के पेन से हो जाएगा, ठीक है, खाली देखने से नहीं होगा। चलिए, अब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें
भाई रूल के हिसाब से ट्रेलिंग जीरोज विल बी सिग्निफिकेंट, ये दोनों सिग्निफिकेंट हो गए, और डेसिमल वाले जो वैल्यूज होंगे उसमें पहले नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जो भी जीरो होंगे वो सब नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट फिगर, दो सिग्निफिकेंट फिगर, तीन सिग्निफिकेंट फिगर, चार सिग्निफिकेंट फिगर। सो टोटल देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस, ठीक है ना, टोटल 4। यहां से चालू होगा 1 2 3 और ये 4, ठीक है बेटा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। तो आंसर विल बी 4 आंसर है इसका। चलिए उसके बाद अगला डाउट देखो, ये सम होना चाहिए, सन लिखा हुआ है, सम ऑफ द नंबर्स। अब इनको जोड़ना है, 436.32 और 227.2 एंड 0.301, ठीक है, इनको जोड़ना है। तो जोड़ देंगे भाई। ये इनएप्रोप्रिएट नहीं है, ये इनके बाद स्पेस आएगा, इनएप्रोप्रिएट। चलिए जोड़िए, क्या आएगा ये 128.366, ठीक है। और अब यहाँ पे डेसिमल के बाद लीस्ट किस में डेसिमल है, सेकंड वाले में, तो हम उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिर्फ एक डेसिमल रखेंगे। सो आवर आंसर विल बी दिस 663.8। C will be the answer. C will be the answer. चलिए अब इसमें क्या डाउट है, ये डाउट मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मॉड्यूल में आप लोग C वाला पूछ रहे थे, क्या डाउट है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरे एक्यूरेसी और प्रिसीजन मैंने क्लास में बताया था, मैंने बताया था कि अगर कोई वैल्यू मेजर, मतलब मान लो मैंने आपको बोला ये एक लेट से एक रॉड है, इसकी लेंथ बता दो, और लेट से एक्चुअल लेंथ थी 10 सेंटीमीटर और तुमने लेंथ बताई लेट से 9.89 या लेट से 9.9 बता दी तुमने, है ना, या 9.8 बता दी, और दूसरे बच्चे ने बताया लेट से एक और बच्चा था, उसने आंसर दिया 9.745 सेंटीमीटर। तो देखो आप 10 के ज़्यादा करीब कौन सा नंबर है, 9.8 ज़्यादा करीब है, तो जो ज़्यादा करीब होगा रियल वैल्यू से उसे हम मोर एक्यूरेट बोलेंगे। तो इसकी एक्यूरेसी हाई है, इन दोनों नंबर में से इसकी एक्यूरेसी हाई है, और लेकिन ये डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक आपको आंसर दे रहा है, तो इसका प्रिसीजन हाई है, ये हाई प्रिसीजन है। क्या बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? प्रिसीजन का मतलब होता है कि आप कितना प्रिसाइज नाप पा रहे हो, आप कितना छोटा नाप पा रहे हो, डेसिमल के बाद कितने प्लेस ऑफ डेसिमल तक आप नाप पा रहे हो, दैट इज प्रिसीजन। एक्यूरेसी होती है कि आप जो एक्चुअल वैल्यू है उसके कितना करीब हो, दैट इज एक्यूरेसी, राइट। तो अगर एक्चुअल वैल्यू 10 थी तो ऑफ कोर्स 9.8 ज़्यादा करीब है 9.7 के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो 9.8 इज मोर एक्यूरेट एंड 9.745 इज मोर प्रिसाइज। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक बच्चा कुछ पूछ रहा है A2 और A3। एक बार देखो, मैं यहाँ पे लेके तो नहीं आया हूँ फाइल, लेकिन मैं एक बार आपके ऐप से ही देख के डिस्कस कर देता हूँ। A2 ठीक है, ठीक है। तो भैया A2 क्या भाई? अच्छा, ये A2 वाला सवाल बहुत लोग को परेशान कर रहा है। चलो B3 के पहले A2 कर लेते हैं। तो सबसे पहले A2 कर लेते हैं भाई। A2 क्या बोल रहा है कि यूनिट ऑफ फोर्स इज 100 न्यूटन, ठीक है। सो वन यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन, ठीक है भाई। उसके बाद यूनिट ऑफ लेंथ, 1 यूनिट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर, ओके। उसके बाद
unit of time, 1 unit of time is equal to 100 second. Okay, what is the unit of mass in this system of units? अब हमें मास बताना है बेसिकली, ठीक है ना. चलिए, सो आई नो दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg 1 मीटर पर 1 सेकेंड स्क्वायर. क्या ये लिख सकते हैं? क्या ये लिख सकते हैं? टेल मी यस और नो. क्या ये लिख सकते? इज दिस क्लियर? ये लिखा जा सकता है. तो 1 kg इसमें व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास इन दिस सिस्टम? सो 1 kg इज इक्वल टू 1 न्यूटन सेकेंड स्क्वायर बाय मीटर. ठीक है ना. तो ये लिखा गया 1 kg. अब देखो हमें क्या करना है, 1 न्यूटन लिखना है. सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ फोर्स डिवाइड बाय 100. 1 मीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ लेंथ डिवाइड बाय 10. 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ टाइम डिवाइड बाय 100. और अब ये सारी चीज़ें यहाँ डाल देंगे. तो 1 न्यूटन को डाल देंगे, 1 यूनिट फोर्स डिवाइड बाय 100. सेकेंड का स्क्वायर है तो यूनिट ऑफ टाइम का स्क्वायर डिवाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 4. 10 टू द पावर 2 था तो उसका स्क्वायर हो गया 10 टू द पावर 4. और डिवाइड बाय लेंथ, सो दैट इज यूनिट ऑफ लेंथ डिवाइड बाय 10. इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा? दैट विल बी ये आ जाएगा यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ टाइम का स्क्वायर डिवाइड बाय यूनिट ऑफ लेंथ. और ये 10 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 6. तो आ जाएगा आंसर 10 रेज़ टू द पावर -5. ठीक है, यहाँ पे जगह कम थी, मैंने ऐसे लिख दिया है 10 रेज़ टू द पावर -5. और ये हो गया 1 kg. ठीक है ना, 1 kg इज इक्वल टू ऑल दिस. तो हम लिख लेंगे 10 रेज़ टू द पावर 5 kg इज इक्वल टू 1 यूनिट फोर्स, 1 यूनिट टाइम स्क्वायर डिवाइड बाय यूनिट लेंथ. ठीक है ना. तो ये हो गया यूनिट ऑफ मास, 1 यूनिट ऑफ मास दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 5 kg. क्या दिया है आंसर? ओ आंसर नहीं है, इसमें पावर हट गया है. वो पावर है, वो 105 जो है ना, दैट इज पावर 10 की पावर 5 kg. 10 की पावर 5 kg है वो. बेटा तू आज थोड़ा सुस्त रह ले. अगर मैंने ज़्यादा उछल कूद मचाई ना, मैंने ज़्यादा चिल्लाया ना, तो भाई ये परमानेंट थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाएगा. 2-3 दिन की छुट्टी लेनी पड़ जाएगी फिर. इसीलिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं. और आपको जो बात समझ में आनी चाहिए उसके ऊपर ध्यान दो आप. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड ऑफ. जो देखो जो क्वेश्चन टफ है उसको मैं मतलब ज़्यादा फोकस से करवा रहा हूँ. ठीक है ना. आप उस पर फोकस करो कि वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं. बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर. तो जितने क्वेश्चन मैंने कल PYQ में करा है या आज मैं जो करा रहा हूँ, दे आर कवरिंग ऑल दी कॉन्सेप्ट. तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करो. ठीक है. शगुन बेटा एक बार देख इसको, एक बार इसको देख. ये एक बार ये वाला लॉजिक समझ में आ गया. ये वाला लॉजिक, इसका मतलब है कि फोर्स की यूनिट, टाइम की यूनिट का स्क्वायर और डिवाइड बाय लेंथ की यूनिट, इससे हमें मास मिलता है. लेकिन हमें मास इस पुरानी यूनिट में नहीं चाहिए, हमें नए यूनिट में चाहिए. तो बेटा जैसे ये हमें रिलेशंस दिए हुए थे बेटा, तो इन रिलेशंस को यूज़ करके बेटा मैंने यहाँ पे 100 न्यूटन की जगह 1 न्यूटन निकाल लिया, यहाँ पे 10 मीटर की जगह 1 मीटर निकाल लिया और 1 सेकेंड भी निकाल लिया. और इन सबको उठा के बेटा यहाँ रख दिया. इसको सॉल्व कर लिया ना बेटा, तो ये आ रहा है. देख बेटा ये वाला आ रहा है, ये पूरा बॉक्स आ रहा है तैयार होके अपने पास. ये बॉक्स आने के बाद मैंने क्या करा बेटा, ये पूरा जो है ये यूनिट ऑफ मास कहलाएगा नए सिस्टम में. तो इसको इधर भेज दिया तो वो 10 की पावर 5 हो गया बेटा kg में. ठीक है.
चलिए देखो, अगर आपको लग रहा है ये टफ नहीं है, मैंने बोला ना टफ, तो यार कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा उनके लिए तो टफ ही है ना। तो जो सारे कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं उन पॉइंट्स को ले लिया मैंने। ऐसे तो पूरा का पूरा सी सेक्शन ही है, ठीक है ना। लेकिन अगर बेसिक ही क्लियर नहीं है, मैं कहूँ भाई ये पहले ही 2 सवाल अगर किसी को क्लियर नहीं है तो उसके चलते मैं सारे के सारे डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है ना। ये 2 क्लियर कर दिए, अब इसके बाद आपको बाकी के खुद बनाने हैं, ठीक है, रूल देखकर। चलिए अब द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड ऑफ अ पाइप ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R इज रिटन बाय अ स्टूडेंट। किसी ने ये लिखा, ठीक है ना। तो क्या लिखा भाई, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, मतलब ये जो V दिख रहा है ना, ये V का यूनिट जो होना चाहिए वो मीटर क्यूब पर सेकेंड होना चाहिए, क्योंकि ये V वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है, ये है वॉल्यूम फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, ठीक है ना, मीटर क्यूब बाय सेकेंड। और क्या फॉर्मूला दिया हुआ भाई इन लोगों ने, पाई P R पावर 4 डिवाइड बाय ईटा और L, ठीक है ना। अब क्या क्या दिया हुआ है, P प्रेशर है, P प्रेशर है या प्रेशर डिफरेंस है, एक ही बात है, बिटवीन द 2 एंड्स ऑफ द पाइप। ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड हैविंग डायमेंशनल फॉर्मूला। ईटा का तो डायमेंशन फॉर्मूला भी दे दिया क्वेश्चन के अंदर ही। व्हाट कैन यू से अबाउट दिस इक्वेशन, आप इस इक्वेशन के बारे में क्या कह सकते हो। चलिए लेट अस वर्क इट आउट, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ये भाई आप देखिए, ये वाला टाइप का सवाल मैंने कल क्लास में भी कराया था जब मैं पढ़ा रहा था कि हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से चेक कर सकते हैं करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तो एक बार देख लेते हैं इसको, जल्दी देखिए। LHS तो हो जाएगा आपका L3T-1। अब RHS चेक कर लेते हैं, प्रेशर का क्या होगा, M1 L-1 T-2, ठीक है। R रेडियस की पावर 4 यानी कि L की पावर 4, और ये L यानी कि लेंथ, तो ये डिवाइड में भी एक और L आ गया, तो नीचे इसको बना लेते हैं L की पावर 1। और ईटा का क्या दिया हुआ है, M1 L-1 T-1, M1 L-1 T-1, ठीक है ना। अब देखो ये M1 कट गया, ये L-1 और ये L-1 कट गया, और ये L1 और ये कट के 3 हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा और कट के -1 हो जाएगा, तो L3T-1 आ रहा है। तो यार ये तो एकदम सेम आ रहे हैं, यानी कि द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, द इक्वेशन इज करेक्ट, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, कांट से एनीथिंग, ठीक है ना। तो यार हम एक चीज ये कह सकते हैं, द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। सर ये क्यों नहीं कह सकते इक्वेशन इज करेक्ट, बिकॉज बेटा हम कभी भी डायमेंशनल एनालिसिस लगाकर कॉन्स्टेंट्स के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। हो सकता है वहां पे पाई ना आके कुछ और आ जाए, हो सकता है यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 आ जाए, है ना। तो ये आप फ्यूचर में जब पढ़ोगे फॉर्मूला, जब एक्चुअली जब पढ़ोगे तब रियलाइज होगा, ठीक है ना। भाई क्या सेवा हो रही है भाई, मजा आ गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट है ये बता सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में आपके मॉड्यूल में एक चीज मिसिंग थी, ये आई मिसिंग था। इस एक्सप्रेशन में आई नहीं दिया हुआ था, आपके बुक में वो ई का स्क्वायर लगा हुआ है, एक्चुअली उसको होना चाहिए ई और आई का स्क्वायर, ठीक है ना। और आई क्या है यहाँ पे मेंशन्ड है, एंगुलर मोमेंटम। तो कई बच्चों ने डाउट पूछा था, तो इसलिए मैंने बता दिया कि भाई एंगुलर मोमेंटम इस एक्सप्रेशन में मिसिंग था। अभी आप नोट कर लो, मैंने लगा दिया है। नाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। अरे यार क्या कर रहे हो भाई, बिस्किट आ गया है आज खाने वाने के लिए। अकेले नहीं, तुम लोग को भी दे देते हैं, रुक जाओ। हाँ भाई, तुम लोग घर में बैठे हो, तुम लोग तो मस्त कुछ भी खा सकते हो। कोई भाई आराम से लेट के देख रहा है, कोई कुछ खा के देख रहा है, मैं तो कुछ खाता भी नहीं हूँ कभी।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपको खुद ही सॉल्व करना है। करेक्शन मैंने बना दिया, यहां पे एक करेक्शन है। चलो, द मास एंड द वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी, ये देखो दिया हुआ मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, रिस्पेक्टिवली द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी इन द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है भाई, मुझे क्या करना है 4 पॉइंट, क्योंकि देखो यूनिट आंसर में क्या है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 4.237 डिवाइड बाय 2.5 ये ग्राम था और ये सेंटीमीटर क्यूब था। तो बस मुझे इसका आंसर चाहिए। अब जल्दी से बताओ विच विल बी द करेक्ट आंसर, इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? क्या इसके लिए तुम कैलकुलेट करोगे? क्या इसके लिए तुम कैलकुलेट करोगे? मैं तो कैलकुलेट नहीं करूंगा, लगभग सब एक ही जैसे लग रहे हैं, क्लोज 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 क्लोज। और मुझे इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आना होगा उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही होनी चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही होनी चाहिए। और लगभग सब क्लोज ही दिख रहे हैं मुझे तो 2 सिग्निफिकेंट वाला तो सी है, तो सीधे सी को मार्क कर देंगे, है ना भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब तुम्हारी बारी। अगर तुम चाहते हो कि मैं पीवाईक्यू पे कंटिन्यू करूं, क्योंकि आगे बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं, तो हम पीवाईक्यूज कर सकते हैं। और अगर तुम कह रहे हो कि नहीं सर B4 वाला भी कर दीजिए, B7 वाला भी कर दीजिए, तो हम एक्सरसाइज 1 पे ही खेल सकते हैं। बट मुझे इतना वर्थ नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने ज़्यादा सवाल पिक नहीं किए एक्सरसाइज 1 से। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर में है ही कितने कॉन्सेप्ट, 3-4, वही सब तो हर साल पीवाईक्यू पूछ रहा है। हर एक चीज जो पढ़ाई सिग्निफिकेंट पढ़ाया एज इट इज आ रहा है ना। अब भाई देखो, कई लोग पूरा ड्रामा करते हैं एग्जाम होने के बाद, ये हमारे नोट से आया, ये हमारे नोट से आया। भाई तुम्हारे नोट से आना ही चाहिए था, तभी तुम टीचर हो, वरना क्यों टीचर हो भाई? आना ही चाहिए ना नोट से यार। तो मतलब अब तुम लोग देख लो, इतने दिन से जो हम पढ़ रहे हैं, क्या वो पीवाईक्यू में नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। तो ये भाई बहुत कॉमन चीज है, सब स्टंट है, ठीक है। तो छोड़ दो ये सब, इधर ध्यान दो कि भाई जो भी पीवाईक्यूज में आ रहा है वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब उन्हीं के पैटर्न्स मल्टीपल पीवाईक्यूज को सॉल्व करके हमें और साध लेने हैं। एक बार हमने साध लिया, देखो ये गेम जो है ना, एक बात तुम्हें बताता हूं, देखो बात सुनो। कुछ एग्जाम मास्टरी के लिए नहीं होते हैं। जैसे कि कई लोगों को लगता है यूपीएससी इतना बेहतरीन एग्जाम है, इतना बड़ा एग्जाम है, इससे मतलब दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम मान सकते हो। लेकिन आपको मैं रियलिटी बता दूं, जो भी एस्पिरेंट्स, मेरे कई फ्रेंड्स जो हैं क्वालिफाइड हैं, मतलब ऑफ कोर्स सर्विस में हैं, ठीक है, निकाल चुके हैं, मैं बता रहा हूं, दे डिड नॉट क्वालिफाई बिकॉज दे रेड एवरीथिंग अंडर सन। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जितना इस दुनिया में ग्रंथ है सब पढ़ डाला हो, ऐसा नहीं किया। एवरीथिंग, देयर इज अ स्ट्रैटेजी। एग्जाम क्लियर करने की स्ट्रैटेजी होती है एक, उसके लिए अथाह नॉलेज की जरूरत नहीं होती, अपना एग्जाम को समझने की जरूरत होती है। तो जो बच्चा एग्जाम को समझ जाता है वो क्वालिफाई कर लेता है। और कुछ बच्चे मेहनत के दम पे लगे रहते हैं, घिसते रहते हैं, यहीं ओल्ड राजेंद्र नगर में बैठ के घिसे जा रहे हैं कि भाई कभी ना कभी तो कलेक्टर बन जाएंगे। कलेक्टर नहीं बन सकते आप, क्योंकि उसके लिए जो चाहिए, जो प्लानिंग चाहिए, जो स्ट्रैटेजी चाहिए, उस ओहदे पे बैठने के लिए वो एग्जाम आपका चेक कर लेगा कि क्या आपके पास वो स्किल है या नहीं। आप बात समझ रहे हो? आप बात समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि आपका एग्जाम क्या चाहता है। अगर आपका एग्जाम चाहता है कि तुम खाली x = y सीखो, तो तुम्हें x को z के साथ रिलेट करने की क्या जरूरत है? तुम x = y सीखो ना भाई। इसीलिए विद इन द फ्रेम ऑफ टॉपिक रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए एक लिमिटेशन में पढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए बेंचमार्क है हमारा पीवाईक्यू। तो जो पीवाईक्यू हमारा सेट करेगा उस अकॉर्डिंगली हमारी प्रिपरेशन को हमें ढालना होता है। तो हम जैसे जैसे तैयारी कर रहे हैं, आपको पीवाईक्यू से मालूम पड़ता जाएगा कि क्या हमारी तैयारी सही दिशा में है या नहीं। चलिए
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये एक इक्वेशन है PYQ है भाई 2026 का। तुम ही लोग खुद करो, चलो चलो तुम लोग खुद ही करो, अब तो इतना सिखा दिया गया है, जल्दी से करो भाई, इसको आंसर बताओ मुझे। भाई जल्दी से स्टेटमेंट बदल दो, जल्दी से बदल दो स्टेटमेंट। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो जो करते हैं ऐसा, ये मार्केट का स्टैंडर्ड है। अब अगर पार्ले जी ऐड दिखा के बिस्किट बेच रहा है तो भैया क्या नेस्ले को बिस्किट बेचने का हक नहीं है? नेस्ले भी ऐड दिखा के बिस्किट बेचेगा, क्यों भाई? चलिए, अब जिनको मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता, यानी कि उन्होंने कल की डीपीपी नहीं देखी है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, तो आपको क्या याद रखना है? मैग्नेटिक फील्ड के लिए ऐसा याद रख लो कि H जो है दैट इज, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला बता दूं, F इज इक्वल टू BIL, ठीक है ना, F इज इक्वल टू BIL। तो जो अब जैसे B है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं, ठीक है ना, मैग्नेटिक इंडक्शन भी कह सकते हैं। तो यहां पे H दे दिया है, तो H दे दिया, कोई बात नहीं, आप तो डायमेंशन लिख लो कि भैया जो H का डायमेंशन है दैट विल बी द, H का जो डायमेंशन है दैट विल बी फोर्स का डायमेंशन डिवाइड बाय करंट का डायमेंशन और ये लेंथ का डायमेंशन। चलिए इसको यूज कर लीजिए, इसको यूज कर लीजिए। चलिए BIL क्या है? एक फॉर्मूला है जो 12th में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और लेंथ, ठीक है ना। मैं BIL को एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा। तो B जो है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, then I is equal to current, L is equal to length, ठीक है। और F तो फोर्स है ही सही, आपका F फोर्स है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। E आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एप्सिलॉन आपकी परमिटिविटी है, X आपका डिस्टेंस है, T आपका टाइम है। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे भाई एक एक करके। तो हमें क्या बताना था? वी वर सपोज टू टेल दिस ऑल दिस, ओके, पावर्स। तो हम लोग H को लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ H इज इक्वल टू, अब हमें इनके टर्म्स में लिखना है, इसके टर्म्स में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन हमें लिखना है, क्या लिख सकते हैं? आई कैन राइट फोर्स अपॉन चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डायमेंशन लिखना है और इसकी पावर R है, ठीक है। एप्सिलॉन लिखा हुआ है, एप्सिलॉन की डायमेंशन लिखेंगे, उसकी पावर Q करेंगे। उसके बाद डिस्टेंस है यानी कि L है, L की पावर है P, और डिवाइड बाय टाइम है, तो टाइम T की पावर कितना है? S है। चलिए अब कुछ भी नहीं करना है आपको, यहां पे डायमेंशन कंप्लीट करना है, यहां पे डायमेंशन कंप्लीट करना है, और H का डायमेंशन यहां से लिख लेना है। सो H का डायमेंशन कितना हो जाएगा? M1 L1 T-2, और नीचे भी एक L था तो L से L कट जाएगा तो L 0 हो जाएगा, और यहाँ पे करंट था ऊपर चला जाएगा तो A की पावर -1 हो जाएगा। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। अब आप यहाँ पे इस वाले RHS को सॉल्व करेंगे और जल्दी से आंसर बताएंगे। चलिए
करेंगे इसको, अगले पेज पे कर लेते हैं भाई। सो आई विल राइट सिंपली m1 L0 t माइनस 2 a माइनस 1, और LHS में क्या था, फोर्स, तो m1 L1 t माइनस 2 डिवाइड बाय चार्ज था, दैट इज a इंटू टी एंड द पावर वॉज r, ठीक है। उसके बाद एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन को क्या लिखा जा सकता है, तो एप्सिलॉन को लिखा जा सकता है चार्ज a इंटू टी का स्क्वायर, a इंटू टी का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय फोर्स, यानी कि m1 L1 t माइनस 2 और रेडियस का स्क्वायर यानी कि l का स्क्वायर। अब आप ये लोग चेक कर लेना, पहले भी निकाल चुका हूं मैं। सो r इसका निकाल चुके हैं पहले अपन, पावर q है, पावर इज q, l की पावर है यहाँ पे p और नीचे t की पावर है क्या, s। चलिए अब सबको फिर से रीअरेंज कर दो अच्छे से। सो व्हाट विल बी द वैल्यू, m यहाँ पे m की पावर हो जाएगी क्या, r, और इधर m नीचे है, ऊपर आएगा -1 और पावर हो जाएगी -q, सो -q, दैट्स इट। एंड फिर l की पावर यहाँ पे कितनी है, r, और यहाँ पे कितनी है, नीचे 3 है, तो -3 ठीक है। उसके बाद t की पावर देख लेते हैं, इधर कितनी है, -3, ये t वाला ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा ये, ठीक है ना, तो -3r, और ये -2 ऊपर जाएगा, +4 हो जाएगा, +4 की पावर q, तो +4q, ठीक है। एंड यहाँ पे अरे यार एक l छूट गया, एक l ये p वाला भी था, तो इसमें मैं +p लिख दे रहा हूँ, बेटा, ये p ये वाला छूट गया था, और t में एक नीचे s आ गया तो -s लिख दिया, ठीक है भाई। सो आई थिंक, और a की बारी आ गई, तो a की पावर यहाँ पे कितनी है, a की पावर -1 की पावर r, यानी कि a की पावर -r, इधर a की पावर 2q, सो 2q, ये आ गया भाई पूरा। सो ये हो गया m1 L0 t माइनस 2 a पावर -1। चलिए अब इक्वेट कर देंगे, आंसर निकाल देंगे। कर दिया बेटा, +p कर दिया, l में +p कर दिया, हाँ बेटा +p कर दिया, देखो तुम्हारे कमेंट के पहले कर दिया। चलिए, सो r माइनस क्यू इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन आ गई। उसके बाद सेकेंड, p प्लस r माइनस 3q इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन आ गई। उसके बाद माइनस, यहाँ लिख देता हूँ बेटा, यहाँ लिख देता हूँ, -3r प्लस 4q माइनस s इज इक्वल टू -2 लिख दिया। एंड उसके बाद -r प्लस 2q इज इक्वल टू -1। 4 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, 4 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है। क्या बात हो गई भाई, क्या बात हो गई, बताओ क्या गड़बड़ है इसके अंदर। एक बार चेक कर लेते, रुको। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी पावर क्या थी, r थी, एप्सिलॉन की पावर q थी, l की पावर मतलब ये x की पावर p थी, और x अपना डिस्टेंस था, ठीक है, टाइम की पावर s थी। पूरा सही दिख रहा है मुझे तो यहाँ तक, ठीक है ना। और ये BIL से F डिवाइड बाय I डिवाइड बाय L से मैंने निकाल लिया था मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन, ठीक है ना, ये डायमेंशन आ गई मैग्नेटिक फील्ड की। अब इसके बाद आगे बढ़ गए तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन लिखा हुआ है, और राइट साइड में जो भी लिखा हुआ था उसको सबको ओपन कर दिया, और ओपन करके ये इक्वेशन आ रही है। ठीक है, अच्छा एक बार मैं सॉल्व कर लेता हूं इसको, चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा भाई, देखो ये वाला क्योंकि लास्ट r माइनस r प्लस 2q ठीक है, दैट इज -r प्लस 2q इज कमिंग -1 एंड एंड यहाँ पे था r माइनस q इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो क्या करें, ऐड कर देते हैं, तो q इज इक्वल टू 0 आ रहा है, सो आई एम गेटिंग q इज इक्वल टू 0, सो q इज इक्वल टू 0 कहीं पे है ही नहीं,
ऑप्शंस आर रॉन्ग, ऑप्शंस आर रॉन्ग। एक बार करेक्ट ऑप्शन चेक कर लें क्या? हाँ अच्छा, एक बार r माइनस क्यू जीरो होगा, r माइनस क्यू जीरो होगा, एक बार चेक कर लेते हैं r माइनस क्यू जीरो, r माइनस क्यू ये 1 आएगा ना बेटा, r माइनस क्यू तो r माइनस क्यू तो 1 आएगा ना, यहाँ r था यहाँ माइनस क्यू था, 1 आएगा। एक बार इसका ऑनलाइन पे आंसर चेक कर लेता हूँ, रुक जाओ मैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेता हूँ क्या दिया हुआ आंसर। ओके 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 ठीक है, देखो भाई देखो इसके अंदर क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, दिस इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब ये वाली चीज अलग होती है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज डिफरेंट। व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड? सो मैग्नेटाइजिंग फील्ड, अब आप देखो एक सिंपल सी बात समझो कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, एक रिलेशन आएगा, तो हमें जो एच यहाँ लेना है दैट इज बी डिवाइड बाय म्यू को लेना है, ना कि बी को लेना है, ठीक है ना। सो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, नॉट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये यहाँ पे एक मिस्टेक है, जैसे ही अगर आप ये लोगे आपका आंसर मैच करेगा। तो यहाँ पे ये टर्म गलत लिखा हुआ है, दैट इज नॉट मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और इस पे ये जो क्वेश्चन है मैंने अभी जस्ट चेक किया, तो सेम क्वेरी वाज रेज्ड फॉर जेईई मेंस आल्सो कि आपने मैग्नेटिक फील्ड दिया बट आप यूज कर रहे हो मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो इस क्वेश्चन में कुछ मार्किंग का इशू हुआ है, ठीक है ना। चलिए ये रिलेशन हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, ये रिलेशन हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। और अभी के लिए ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखा था तो मैग्नेटिक फील्ड लेकर सॉल्व किया गया है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने आंसर जो निकाला है, जो आंसर निकाला है ए निकाला है, और वो कैसे निकाला है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ना लेकर मैग्नेटाइजिंग फील्ड लिया है, ठीक है ना। तो अपन एक बार चाहें तो चेक कर सकते हैं। अब बहुत लंबा हो रहा है ये, तो अगर तुम लोग बोलो तो चेक करके दिखा दूं, अगर तुम लोग बोलो कि सर हम खुद कर लेंगे, ट्राई कर लेंगे, समझ में आ गया है, तो मैं छोड़ दूं, जैसा बोलो। हुआ ये कि यहाँ पे हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लिया है और लेना है क्या, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का रिलेशन बता दिया मैंने आपको, दैट इज बी डिवाइड बाय म्यू, बी डिवाइड बाय म्यू। चलिए ठीक है ना, बस ये वाली गलती है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है आपके मॉड्यूल में भी, और एक्चुअली आया भी मेंस में शायद मैग्नेटिक फील्ड ही है, लेकिन यहाँ पे वो यूज मैग्नेटाइजिंग फील्ड कर रहे हैं, दैट इज बी बाय म्यू, ठीक है ना। चलिए चलिए नेक्स्ट। अब ये देखो, ये भी 2026 का सवाल है और आप बहुत आसानी से इस सवाल को कर सकते हो। जल्दी से आंसर बता दो भाई, जल्दी से आंसर बता दो। और देखो कभी भी मैट्रिक्स मैच का सवाल आता है तो हमेशा क्या ट्राई करना है, हमेशा ट्राई क्या करना है, ट्राई ये करना है कि देखो कौन सा ऑप्शन सब में अलग अलग है, ठीक है ना। जैसे कि अब मैं बात करूं यहाँ पे बी, लेट्स से ए देखो तो A1 यहाँ है, A1 यहाँ है, ठीक है ना, ए का फर्स्ट ऑप्शन। तो अगर एक बार ए का फर्स्ट ऑप्शन डिसाइड हो गया तो या तो ये होगा या तो ये होगा। ऐसे ही करके अगर कोई ऐसा है जो सब में अलग है, जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे सी सब में नहीं, दो में है सेम, ठीक है। डी को देख लो, डी भी दो में सेम है, बी को देख लो,
बी भी 2 में सेम है, मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर कभी कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए जो हर कोई ऐसा एक पेयर मिल जाए जो हर ऑप्शन में बदल रहा हो तो, और वो आता हो तेरे को, तो तू पहले वो कर ले। तो एक बार आंसर आ गया तो पूरी मैट्रिक्स एक बार में सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना, पूरी मैट्रिक्स एक बार में सॉल्व हो जाएगी। अभी तो यहाँ पे सबके 2-2 पेयर तो हैं ही सही, तो एनी 2 थिंग्स वी हैव टू सॉल्व, ठीक है ना। तो जो तेरे को इसमें अच्छा लग रहा हो वो देख ले। लेट्स से सरफेस टेंशन अगर तेरे को अच्छी लग रही हो, सरफेस टेंशन तो जानता है क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है, तो फोर्स अपॉन लेंथ कर लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा ML0T-2, तो सरफेस टेंशन का थर्ड आ जाएगा, यानी कि B का 3 आएगा। B का 3 इसमें नहीं है तो ये गलत, B का 3 इसमें है ये सही हो सकता है, B का 3 इसमें नहीं है गलत, B का 3 इसमें ये सही हो सकता है। तो आंसर B या D में से कुछ आएगा। अब देख ले कोई और चीज़ चेक कर लेते हैं, प्रेशर चेक कर लेते हैं। चल प्रेशर चेक कर लेते हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो हो जाएगा M1L-1T-2। कहाँ दिख रहा है देखो, ये दिख रहा है फर्स्ट में, तो C का आएगा फर्स्ट, C का फर्स्ट इसमें है और इसमें नहीं है, तो आंसर इज B, आंसर इज B। क्लियर है, इज दैट क्लियर? चलिए C5 समझ नहीं आया, बता दो, अभी बता देंगे भाई। C5 के लिए रुक जाओ थोड़ा सा। C5 में क्या है, चलो ये सवाल करो, तब तक मैं C5 देखता हूं। डू दिस क्वेश्चन, आई विल सी C5। इस क्वेश्चन को करो, मैं C5 देख रहा हूं। C5 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज, ठीक है। तो एक दिया है 5.00 mm। सबसे पहले तो सबसे छोटी यूनिट देख ले भाई, क्योंकि सब में तो सेम वैल्यू लिखी हुई है, तो सबसे छोटी यूनिट mm ही है, तो द मोस्ट प्रिसाइज वन इज A ऑप्शन। A ऑप्शन इज द राइट आंसर, A ऑप्शन इज द राइट आंसर। C5 का आंसर A होना चाहिए बस। अगर एक्सप्रेशन 5.00 सब में लिखा हुआ है तो सबसे छोटी यूनिट देख ले, वो प्रिसाइज होगी। चलिए अब एप्सिलॉन E-T रिप्रेजेंट द फ्री स्पेस परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम रिस्पेक्टिवली, द यूनिट ऑफ दिस, इसकी क्या यूनिट होगी, ठीक है ना। तो देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं, जैसे फोर्स क्या लिख सकते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R, और डिवाइड बाय चार्ज लेट से Q1 ले लेते हैं। मतलब अब समझो बात को कि हम ये फोर्स पढ़ेंगे 12th क्लास में, अब हर बार मैं डायमेंशन की ले रहा हूँ, तो मैं कुछ नया दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हमें कूलम्स का फोर्स पता है, ये कूलम का फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो ये चार्ज और ये चार्ज कट जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये एप्सिलॉन को मैं यहाँ भेज देता हूँ, तो एप्सिलॉन को मैंने यहाँ भेज दिया E के साथ, यहाँ पे एप्सिलॉन और E है, तो दिख रहा है एप्सिलॉन और E यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, एक चार्ज बचेगा और एक रेडियस बचेगा, दैट्स इट। 4 पाई तो कांस्टेंट है, और अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूं, इसको भी टाइम से डिवाइड कर दूं, तो ये Q/T तो करंट जैसा दिखाई देगा, Q/T करंट आएगा, और ये लेंथ है, तो कुल मिला के हमें एम्पियर पर मीटर का यूनिट मिलेगा। तो एम्पियर पर मीटर इज द आंसर, एम्पियर पर मीटर इज द आंसर। एम्पियर, अरे ये स्क्वायर था ना, सॉरी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर मिस हो गया था, ठीक है, क्लियर है ये। अरे ये स्क्वायर मिस हो गया था, फोर्स का एक्सप्रेशन ये होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है, स्क्वायर मिस हो गया था। तो ये फोर्स हो गया, इसको डिवाइड कर लिया चार्ज से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, तो नीचे R स्क्वायर बचेगा, तो मीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर है, ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये सारे फॉर्मूले आपको ऑटोमेटिकली याद हो ही जाएंगे बाद में, मतलब देयर इज नथिंग न्यू इन दिस, ये फॉर्मूले आपको हमेशा याद रहेंगे। क्या करा मैंने,
एक कूलम फोर्स लिखा K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ग्रेविटेशन जैसे ही होता है। अब K की वैल्यू क्या होती है? K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, और ये Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो नीचे एक चार्ज लगा दिया, ठीक है ना। चार्ज से चार्ज को काट दिया, यूनिट वाइज हम बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू वाइज बात नहीं कर रहे हैं, यूनिट वाइज। नीचे एक चार्ज ऊपर एक चार्ज, कैंसिल, ठीक है ना। अब ये एप्सिलॉन को यहाँ पे उतार लिया, तो ये एप्सिलॉन जब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कौन? ऊपर एक चार्ज और नीचे आर स्क्वायर। और इसको अगर टी से डिवाइड कर दिया, इसको अगर टी से डिवाइड कर दिया तो चार्ज अपॉन टाइम इज करंट, और नीचे क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट आ जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? एक बार जल्दी से बताओ ये क्लियर है क्या? एक बार जल्दी से बताओ ये क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर? yes, yes, force upon charge is electric field, force per unit charge is electric field। चलिए अब कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू, द सम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एक है 52.01 मीटर, एक है 153.2 मीटर, और एक है 0.123 मीटर। ऐड करो भाई, इनको ऐड करो, क्या आएगा? 333.502। सो आंसर क्या आना चाहिए? एक प्लेस ऑफ डेसिमल तक आना चाहिए। सो आंसर विल बी 205.3। ये आएगा आंसर, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अ पर्सन मेजर्स मास ऑफ 3 डिफरेंट पार्टिकल्स, 3 अलग अलग पार्टिकल के मास मेजर किए। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स, द एडिशन ऑफ द मासेस ऑफ 3 पार्टिकल। भाई मेन सवाल कैसे पूछ रहा है देख रहे हो? 435.42 जोड़ो 226.3 से जोड़ो 0.125 से, और भाई ऐसे ही ये कम से कम 3-4 बार पूछ चुके हैं। मतलब ये हर साल ही एक ऐसा सिग्निफिकेंट पे लल्लू प्रॉब्लम पूछ रहे हैं। और मैंने बोला था सिग्निफिकेंट फिगर में लोग गलती करते हैं, तो आपने जो सीख लिया उसको एकदम अच्छे से रिवाइज कर लो। सवाल आए तो छोड़ना मत यार, है ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चलिए तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 548.166, ठीक है। तो डेसिमल में एक प्लेस तक, तो आंसर विल बी 4 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब ये डेसिमल के एक पॉइंट तक होना चाहिए, तो आंसर विल बी दिस। इज दैट क्लियर? डी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। चलिए इसका आंसर दीजिए, तो गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर दीजिए भाई। एक बार क्या हुआ, एक ऐसी छोटी सी कोई बात याद आ गई। अगर तुम लोग कहो तो सुनाऊं, और तुम लोग ना कहो तो ना सुनाऊं। बिना सॉल्व किए आंसर डी आ जाएगा, बिना सॉल्व किए आंसर डी आ जाएगा, बिना सॉल्व किए आंसर डी आ जाएगा।
बिना सॉल्व किए आंसर डी आ जाएगा भाई। समझ समझ मेरी जान। 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इन दोनों का आंसर कर लेंगे तो 3 सिग्निफिकेंट पे आना चाहिए। उसको डिवाइड कर देंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर से। सब कुछ करने के बाद तेरे पास टोटल 3 सिग्निफिकेंट बचने चाहिए। तो भाई इसमें 7 सिग्निफिकेंट है, इसमें 5 सिग्निफिकेंट है, इसमें 6 सिग्निफिकेंट है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट है। सॉल्व भी क्यों करना, सॉल्व भी क्यों करना। तो भाई एक बार मतलब कॉलेज में क्या होता था, मेरा एक दोस्त था प्रिंस, ठीक है ना, मतलब गुज्जू बंदा था, बढ़िया। मैं कॉलेज मेरा अहमदाबाद में था, तो मैं निर्मा यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ और मेरा कॉलेज अहमदाबाद में था। तो अपन इस पर चर्चा करेंगे कभी और, कहाँ कैसे मैं पहुँचा इस कॉलेज में, क्या रहा उसके पहले की कहानी क्या रही, ठीक है ना। तो एक बार की बात है, तो हम लोग मतलब बेसिकली प्रिंस के पास एक पल्सर थी, ठीक है ना। हम लोग मोस्टली उसके पल्सर से घूमते थे, ये मतलब गुजरात में उसको कहते हैं रखड़ना, है ना। तो हम लोग रखड़ते रहते थे, तो घूमते रहते थे। अब उसमें क्या, प्रिंस की एक गंदी आदत थी, जैसे हम जा रहे हैं बाइक से, तो उसको ये मालूम था कि अगर मैं एक पैर अपना ज़मीन पर रख के ऐसे मतलब घसीटूंगा तो वो जो आवाज़ आएगी उससे कुत्ते जो होते हैं ना वो भाई एक्टिवेट हो जाते हैं, उनके अंदर कोई अलग से एक आत्मा आ जाती है, वो आपके पीछे भागने लगते हैं बहुत तेज़ी से। और प्रिंस को बहुत मजा आता था भाई, बहुत मजा आता था ये काम करने में, ठीक है। अरे मजा मत छू, તમે लोग ठीक आछो। चलो एक बंदा कह रहा है ये आंसर गलत है क्योंकि मैंने कैलकुलेटर से करके देखा है। बेटा कैलकुलेटर से करेगा, देख मैं देखो करके दिखाता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ, फिर कहानी कंटिन्यू करेंगे, रुक जा। मैं देखो कैलकुलेटर से करके दिखाता हूँ। सो ये हो गया 32.3 इंटू 1125, ओके ये आ गया, डिवाइड कर दिया इसको 27.4 से, ठीक है। अब देखो ये कितना लिखा हुआ है, 1326.186 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब मुझे क्या करना है, मुझे यही लिखा हुआ है, एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कम करने हैं, मुझे इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कम करने हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बंगाली बोलना चालू कर दिए भाई, बंगाली कम आती है भाई मुझे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, देखो 1326.2 लिख सकता हूं। अभी भी इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसके पास भाई अभी इसके पास है 5 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो मुझे कितने चाहिए, 3 चाहिए। मुझे अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए तो इसको मैं और अप्रोक्सीमेट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, 1326 कर दूंगा, ठीक है। अभी भी ये काम नहीं बन रहा है, अभी इसके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो एक और कर दूंगा और इट विल बी अप्रोक्सीमेटेड टू, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटेड टू 1330। ये इधर इसको बढ़ा देगा एंड क्लोजेस्ट विल बी दिस। डेसिमल को हम छेड़ नहीं सकते, सो दिस इज, बट हम ये लिख भी नहीं सकते क्योंकि ये प्रिसीजन को शो करता है, तो इसीलिए हमने बिना डेसिमल के ये नंबर लिखा है। इज दैट क्लियर सर? तुम्ही कशा आहात? छान आहे, आम्ही खूप छान आहे। माझा मराठी खूप आवडतोय, मराठी पण आवडतोय भाई। मुझे अभी क्या है, मैं रोज बोलता नहीं हूँ, मुझे मराठी भी पूरी आती है, मुझे गुजराती भी पूरी आती है, मुझे बंगाली नहीं आती, देखो झूठ नहीं बोलूँगा, गुजराती पूरी आती है, मराठी पूरी आती है ना, भोजपुरी पूरी आती है, हिंदी पूरी आती है, इंग्लिश भी ठीक ठाक अच्छी बोल लेता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे 5-6 लैंग्वेज आती हैं भाई। अरे मुझे तेलुगु भी आती है क्योंकि रिसेंटली मैं अभी तो आई एम कमिंग फ्रॉम विजयवाड़ा, तो वहाँ पे तेलुगु ही चल रहा था, ठीक है ना।
भाई भाई भाई, ठीक है, राजस्थानी नहीं आती, राजस्थानी नहीं आती मुझे, ठीक है ना। तो मैं क्या कहानी बता रहा था, कहानी पे तो ध्यान दो। कहानी कुछ ऐसी थी, तो ये जो प्रिंस था मेरा दोस्त, ठीक है ना, प्रिंस ठक्कर, ठीक है ना, तो प्रिंस ठक्कर भाई ने क्या किया, ये भाई कुत्ते दौड़ाता था और मुझे पीछे बैठा लेता था। इसको बहुत मजा आता था भाई, बहुत मजा, मतलब लिटरली इतना तेज कुत्ते पीछे भागते थे ना भाई, ये दोनों टांगे मतलब ऑलमोस्ट मेरी हैंडल के आसपास पहुंच जाती थी, ठीक है, डर लगता था। तो भाई क्या हुआ, अब ये रेगुलर हरकतें, रेगुलर मतलब रोज रात को निकल रहे हैं, एग्जाम डेज हैं, ठीक है, रात को निकल रहे हैं। वहाँ पे क्या है ना, गुजरात में भाई देखो फूड बहुत अच्छा मिलता है, वहाँ मस्का बन रात को खाने जाते थे हम लोग, है ना, चाय मस्का बन खाने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मस्का बन खाने जा रहे हैं, एक रात को कहीं, रात को मतलब 2-2:30 बजे, नाइट लाइफ वहाँ नहीं रहती थी, ठीक है ना, गुजरात में पहले नाइट लाइफ नहीं रहती थी, आजकल होगी। मैं बता रहा हूँ आपको 10 साल पहले, 10 साल भी नहीं यार, क्या 10 साल से तो पढ़ा ही रहा हूँ, 12 साल से बता रहा हूँ मैं आपको, कम से कम 2012-13 की बात बता रहा हूँ, ठीक है मैं। तो भाई ये क्या होता था, हम लोग जाते थे मस्का बन खाने। अब मस्का बन खाने गए तो भाई रात को खाली सड़क है, भाई प्रिंस क्या करता था, अब देखो मेरे को अभी भी याद है, सीजी रोड, नवा सीजी रोड, वहाँ पे कोई रोड है सीजी रोड, जो गुजराती बच्चे होंगे उनको पता होगा, सीजी रोड है, हम लोग जाते थे। अब ये बीच में क्या है ना, वो होता है डिवाइडर, है ना, जिसपे प्लांटेशन लगी रहती है ना, जाली लगी रहती है, ये एक तरफ जाने की रोड, ये एक तरफ आने की रोड। अब भाई यहां से प्रिंस ने गाड़ी भगाई, यहां गली से सारे कुत्ते एक एक करके पीछे आ रहे हैं भाई, इतनी मस्ती ले रहा है, मतलब भगाया जा रहा है, प्राण सूख जाते थे भाई। और हम लोग को भी मतलब हंस के क्रेजी हो जा रहे हैं भाई रात को, ठीक है। तो उस, अब यहाँ जितने कुत्ते हैं सब बाहर हैं, एकदम काटने के लिए भाग रहे हैं, और भगाते भगाते गाड़ी भाई ऐसे एकदम डर के यहाँ एकदम कॉर्नर पे चल रही है भाई। एक दिन क्या हुआ पता है, एक दिन वो वाला मोमेंट हुआ जो तुम लोग फील कर ले जाओगे अभी। यहाँ पे ना भाई पता नहीं कब, एक दिन रियलाइज नहीं हुआ कब, एक जगह ये जाली यहाँ से टूटी हुई थी थोड़ी सी, और यहाँ से हम कुत्ते भगा रहे हैं, और कुत्ते भगाते हुए प्रिंस देखता हुआ जा रहा है, कुत्ता आ रहा है, और भाई प्रिंस की मुंडी इस तरफ है, देख रहा है, और यहाँ पे कुत्ता वेट कर रहा था भाई। ओ भाई साहब, जैसे ही गाड़ी वहां तक पहुंची, अबे पता ही नहीं था वहां वो वेट कर रहा है, और वो जो लपका है भाई, उसके बाद जो गाड़ी ऐसे भागी है, लिटरली ए जी मंगल भवन वाला मोमेंट हो गया, खतरनाक, ठीक है। उसके बाद भाई खतरनाक गिरे, जबरदस्त गिर गए, ठीक है, हाथ तो हाथ छिल गया, मतलब ये आगे पीछे का इवेंट है, मतलब एक रात ये हुआ, एक और रात कुछ और हुआ, ऐसे ही हम गिर गए एक दिन, है ना, मतलब कुत्ते ने अटैक किया, मैं गिर गया, खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, दोनों हाथ वहां सब एकदम छिल गए, हाथ से मतलब दोनों हाथ से मतलब पूरा पट्टी बंधी हुई है, खाना भी नहीं खा पा रहे। पहली बार मेरे पिताजी मेरे कॉलेज के शहर में आए कि चलो भाई लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, जाके देख के आते हैं क्या है। दोनों हाथ एकदम ऐसे लेके बैठा हुआ हूँ। पापा जब घर आए तो भाई बहुत गंदा होता है बैचलर्स का घर, ठीक है ना, बहुत गंदा, मतलब इंजीनियर्स का तुम लोग इमेजिन नहीं कर सकते घर कैसा गंदा होता है, कभी और बताऊंगा मैं। मेरे पापा ने भाई थोड़ा घर में साफ सफाई करी, और मैं जब कॉलेज से, मतलब कॉलेज तो मैं जा ही रहा था, कॉलेज से लौटा तो ये मेरा एक जूता था, है ना, ये मतलब एक जूता था मेरा। अब कैसे मैं बनाऊं, ये पीछे साइड से मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, इसको थोड़ा और डिजाइनर बनाते हैं अपन, ठीक है। ये जूता था, ये उसकी सोल थी, और मेरा एक और जूता था, ठीक है, ये उसकी सोल थी। पापा लेके आए, बोले यार ये दोनों जूतों की सोल में एक इंच का अंतर कैसे आ गया, ये एक छोटा जूता एक बड़ा जूता कैसे ले लिया भाई तूने। भाई मैं क्या बताऊं कि मेरा एक जूता है वो जो रोड पे रोज कुत्ते भगा भगा के हम लोग घिस दे रहे हैं ना, उस चक्कर में छोटा हो गया है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे कारनामे होते रहते थे कॉलेज टाइम पे, कभी कुछ और याद आएगा तो बताऊंगा, ठीक है। चलिए आ जाओ भाई, अगली बार कहानी करेंगे। अरे PYQ खत्म हो गए क्या, चलो और डाउट ले लेता हूं मैं तुम लोग के, और डाउट क्या है तुम्हारे, क्या क्या डाउट थे। चलिए टाइम है, वैसे टाइम है, अगर तुम लोग कहोगे तेलुगु यार, क्या बोलूं तेलुगु में यार, ऐसे क्या निकलेगा।
C10। अच्छा चलो तुम लोग बता दो क्या क्या डाउट लेना है, वो ले लूंगा आज, ठीक है। C10 C10 देखो, C10 क्या कह रहा है? लेंथ दिया हुआ है 21.7 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियस दिया हुआ है 0.46 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज R, दिस इज L, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वायर टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अब एक बात बताओ, वायर कैसा होता है? देखो ऐसा होता है वायर, है ना, दिस इज द वायर। तो अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ये लेट्स से रेडियस अगर तुम्हें R दिया हुआ है तो यू नीड टू डू पाई R स्क्वायर, और लेंथ जो भी होगी वायर की लेट्स से L होगी, तो इसमें L मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें L मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई पंजाबी भी नहीं आती, तेलुगु में बहुत सारी चीज़ें बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें आती हैं, है ना। तेलुगु में कुंचम कुंचम तेलुगु माटलाडम कुरचोंडी, है ना, मतलब समझ पूरा जाता हूँ। कुरचोंडी मतलब बैठना होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एला नारू, हाँ, बागु नारा, ऑल दिस लिटिल थिंग्स आई हैव रेड अंडरस्टूड। चिप्पंडी, बोलने को चिप्पंडी बोलते हैं। प्लीज से समथिंग, चिप्पंडी। वेरी वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज तेलुगु, है ना। मतलब जो भी जिस भी चीज़ को रिस्पेक्ट दे रहा है उसमें पीछे अंडी लगा देते हैं ना, मतलब। एंड जैसे चिप्पंडी, अगर किसी को अपने बराबर वाले को बोलना है तो चिप्पू, चिप्पू बोलो, क्या बोलना है? चिप्पंडी मीन्स बोलिए, कुरचोंडी मीन्स बैठिए, कुरचो बैठ जा, ऐसे पूरा रिस्पेक्ट वाला लैंग्वेज है पूरा। ठीक है, चलो आ जाओ इधर। सो मराठी म्हणजे खूपच छान लँग्वेज आहे। किती गोड लँग्वेज आहे, किती गोड लँग्वेज आहे, मतलब मीठी है, स्वीट है, प्यारी लैंग्वेज है। चलिए, तो L दिया हुआ है, R दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा भाई? पाई R स्क्वायर L से, ठीक है ना, ऐसे करके निकालना पड़ेगा। अब उसने राइट सिग्निफिकेंट फिगर तक पूछा है, देखिए। तो देखिए अब क्या करेंगे, इधर देखेंगे, ये है पाई। तो पाई तो भाई अपना क्या है, एक कांस्टेंट है इसके अंदर, मतलब इन्फिनिट सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो भी है अभी मैं इसको लिख लेता हूँ, लेट्स से 22/7, आप चाहो तो कुछ और ले लो। और ये R स्क्वायर करना है 0.46, दो सिग्निफिकेंट फिगर इधर है और 0.46 दो इधर भी है, और L करना है, L कितना है, और बेसिकली ये mm में है और आंसर सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो डिवाइड बाय, अब ध्यान से सुनना भाई, एक चीज ध्यान से देखना। अब कुछ बच्चे क्या गलती कर सकते हैं, जब वो 0.46 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो लिख देंगे 0.046 सेंटीमीटर। अभी भी ध्यान रखना, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने? दो हैं, जो पहले थे वही अभी भी हैं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। सो डिवाइड बाय 10 कर दिया, और mm का वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और लेंथ कितना दिया हुआ है? 21.7, सो 21.7 सेंटीमीटर। ये है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और यहाँ पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। सो हमारा इसमें बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इन्फिनिट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। चलिए, तो हमारे आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। अब इन्होंने जितने भी आंसर दिए हैं सब में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और सारे के सारे आंसर दूर है, मतलब नहीं, 2 आंसर करीब हैं, A एंड D करीब हैं और B और C भी करीब है। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करके कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यार अब ये सॉल्व तुम लोग करोगे, इसमें मैं क्या सॉल्व करूंगा? हमें बस ये देखना है कि यहाँ पे बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 हैं, तो आंसर में कितने होने चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। और ये तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, सारे के सारे आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। दैट मीन्स दे आर सिंपली एक्सपेक्टिंग यू टू कैलकुलेशन करनी है, मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है।
चलिए, आज जल्दी छोड़ दूं क्या? आज जल्दी छोड़ दूं क्या? देखो, कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। बहुत सारे पीवाईक्यू कल करा दिए, आज भी करा दिए। एक बार जल्दी बता दो भाई। देखो, मैं तुम्हें थोड़ा सा अपना जेई का बैकग्राउंड बताता हूं, ठीक है? सुनोगे? सुनोगे ये वाली स्टोरी? ये वाली स्टोरी सुना दूं मैं तुम लोग को, कैसे मैं अपने कॉलेज तक पहुंचा, क्या किया मैंने 11th 12th में। ये वाली कहानी सुना दूं मैं एक बार? ठीक है भाई। देखो भाई, मैं तुम्हें शुरू से शुरुआत करता हूं एकदम, ठीक है? एकदम शुरू से शुरू करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं बेहद बदमाश, खतरनाक, मतलब मुझे अभी भी याद है, 5th क्लास की बात होगी, 5th क्लास या 6th क्लास की बात होगी भाई। मेरे क्लास में 60 बच्चे थे और मेरी रैंक 54 थी। ये मेरे 6th क्लास का रिजल्ट था, ठीक है? 60 बच्चे थे, 60 बच्चे थे और 60 बच्चे में से मैं 54th था। ये मेरे 5th और 6th क्लास के हालात थे, ठीक है? कॉपी बनाता नहीं था, झूठ बहुत तेज बोलता था और बहुत मक्कारी करता था और बहुत मार खाता था। मेरे पापा बहुत कूटते थे मुझको, ठीक है? यूपी से हैं, यूपी वाले जानते हैं, यूपी वाले मतलब जो पिताजी होते हैं ना, वो तो एकदम मस्त टाइट कर देते हैं, है ना? तो भैया ये कहानी थी। लेकिन मेरे पापा एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से, मतलब बहुत ही, मतलब कह लो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, वहाँ से आते थे, बहुत हम्बल बैकग्राउंड था। उन्होंने देखा कि मैं पढ़ाई में जोर इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरी संगत बहुत ख़राब है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो मुझे पढ़ने ही नहीं देते हैं और बस दिन भर क्रिकेट के लिए बाहर बुला लेते हैं। उन्होंने फैसला लिया कि इसको हम घर के करीब वाले स्कूल से, जो कि हमारा सिर्फ उस समय 300 रुपये फीस जाता था महीने का, उससे निकाल के जैसे ही 7th क्लास आई, उन्होंने मुझे एक बहुत 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 शानदार, जहाँ पे लिटरली 10 गुना फीस थी, इसमें डाल दिया। और एक ऐसे स्कूल में ले जाके डाल दिया जहाँ पे जब मैं पहुँचा तो मैं पहली बार जब प्रोस्पेक्टस देखा, बिल्डिंग देखी, हॉर्स राइडिंग हो रही है भाई साहब, स्विमिंग पूल है, खतरनाक, मतलब जबरदस्त स्कूल। और भाई मैं अपने पिताजी के साथ ना अपनी वही टूटी चेतक, है ना यार, तेरा चेतक पे चले, चेतक पे पापा लेके जाते थे। और भाई बड़ा मैं ना छोटा फील करता था अपने आप को, बहुत छोटा, इतना छोटा फील करता था कि यार मैं ना इतने बड़े स्कूल में, मेरे पापा मेरे को चेतक पे बैठा के लेके आ रहे हैं। बट मैं उस समय इतना समझ नहीं पाया कि जिस बाप की सैलरी 10,000 है, अगर वो 3,000 रुपये तुम्हारे स्कूल की पढ़ाई में दे रहा है, वो तुम्हारे लिए क्या कर सकता है और क्या कर देगा भाई, बताओ? उसको घर भी चलाना है, सब कुछ है, ठीक है? तो भाई डाल दिया उन्होंने 7th में। अब 7th में डाला तो मुझे जैसे ही उन्होंने 7th में डाला, वहाँ पे सब गए, स्कूल में सब लोग बैठे और मतलब सबसे पूछा जा रहा था, है ना, एक एक करके, हाँ भाई आप कौन से स्कूल से हो, मतलब क्लास टीचर आ गई, सबको बैठा लिया, लाइन से खड़ा कर करके पूछ रहे हैं कि भाई आप बताइए कौन से स्कूल से हैं आप, पिछले स्कूल में आपका क्या परसेंटेज था। भाई खतरनाक, कोई कह रहा है हम यहाँ से हैं, फला डीपीएस से हैं, कोई हम कह रहा है आईपीएस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से हैं, हम कोई और बहुत सारे स्कूल थे भोपाल में ना, तो ऐसे सब स्कूलों के अपने अपने नाम बता रहे हैं, ठीक है? और मेरी बारी आई, मैंने बताया कि भाई मैं फला स्कूल से था, और इतना बताने के बाद मेरे से पूछा गया, मतलब सबसे पूछ रहे थे कि आपके परसेंटेज कितने। हर बच्चा बोल रहा है आई वॉज इन दिस स्कूल एंड आई हैड 90% इन माई प्रीवियस क्लास। ओ भाई, मेरी तो रैंक 54 थी और मेरे परसेंटेज बता दूं अगर मैं, तो इस क्लास में परसेंटेज 55 कुछ होंगे, ठीक है ना, 55 थे या कुछ ऐसे ही थे, ये मेरे परसेंटेज थे, ठीक है? तो भाई अब जब ये बात हो गई कि मेरे से पूछा गया परसेंटेज,
भाई बहुत शर्म आ रही थी, बहुत शर्म, खतरनाक। फिर भी ना मैंने एक झूठ बोला। वो झूठ मेरे जीवन का सबसे प्यारा और सुनहरा झूठ है। क्यों पता है? जैसे टीचर मेरे पास आई, बोली तुम्हारे कितने परसेंटेज थे, मैंने बहुत हिम्मत करके, बहुत मेहनत से इतना झूठ बोला, इसको इतना बता दिया। 55 को मैंने 70% बता दिया। ठीक है, 55 को मैंने 70% बता दिया। और फिर क्या हुआ पता है? सब लोग ऐसे देखने लगे। ओ भाई बहुत शर्म आई, बहुत। क्या करता, लेकिन अब ठीक है, जाना चालू किया। अच्छा, ऐसा नहीं था कि मैं दिमाग से कमजोर था, भाई दिमाग से मैं बहुत शातिर था। मतलब मैं खतरनाक कारनामे करता था, खतरनाक, ऐसे चुटकियों में झूठ बोल जाता था घर से, ठीक है ना। लेकिन मैं पढ़ता नहीं था। अब ये जब झूठ बोल दिया तो भाई पढ़ना पड़ा, प्रेशर में आ गया मैं। खूब मेहनत करी मैंने पहले टेस्ट के लिए, खूब मेहनत करी मैंने टेस्ट के लिए। और उसके बाद उस झूठ को साबित करने में जब पहला एग्जाम हुआ, मेरे आए भाई 62%। जीवन में पहली बार मैं, मतलब ऐसा फील हो पा रहा था जब से मैंने होश संभाला था कि मैं 50 की लाइन छोड़ के 60 की लाइन में आया। बहुत खुशी हुई भाई, बहुत खुशी हुई। लेकिन टीचर ने बोला बुला के साइड में, बेटा सबने अपने परसेंटेज इंक्रीज किए, व्हाट इज हैपनिंग विद यू? आपके परसेंटेज कम क्यों हो रहे हैं? इज देयर सम प्रॉब्लम इन द स्कूल? मैंने कहा कितना बढ़िया स्कूल है भाई, मैं क्रेजी हो गया। मैंने कहा ये तो खुद की गलती मान रहे हैं, मतलब मुझे तो डांट भी नहीं रहे। मैं इतना खुश हो गया भाई, लेकिन मैं शर्मिंदा भी हो गया। मैंने कहा यार अब तो यार मुझे करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद भाई ये जो मैंने मेहनत करी और धीरे धीरे मेरे ख्याल से 2 या 3 टेस्ट बाद मेरे 70 आ गए। अब हर एक टेस्ट का याद तो नहीं है, बट मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं। 9th क्लास में मतलब ये ग्राफ लगातार बढ़ता चला गया, मतलब 7th से 8th से 9th, और ग्राफ बढ़ता चला गया। 9th क्लास में जीवन में मैंने पहली बार 89% देखे थे, और 9th वॉज टफ। 9th में पहली बार मेरे 89% आए थे। और लेकिन मजे की बात एक और बताता हूं, ऐसा नहीं था कि ये, मतलब ऐसा था कि मैथ्स में ऑलवेज 100 रहते थे, साइंस में 100 रहते थे, लैंग्वेज में मतलब मोस्टली इंग्लिश, हिंदी, यहाँ पे थोड़ा सा नंबर काफ़ी डाउन हो जाते थे, मतलब लाइक आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट देखो 70 आते थे कभी, है ना, कभी 60 आ जाते थे। तो इस टाइप से ये नंबर बहुत गिर जाते थे, ठीक है ना। तो फिर ऐसे पूरा सफ़र चालू हुआ, एक झूठ को सच बनाने की कहानी चालू हुई, ठीक है। और 10th में आई गॉट 86%। 10th बोर्ड, हमारे टाइम पे परसेंटेज होता था, बहुत पुरानी बातें बता रहा हूँ मैं तुमको, तुम लोग ऑलमोस्ट तब पैदा भी नहीं हुए थे, है ना, 2008 की बात बता रहा हूँ मैं। तो 10th में 86% थे, उस समय के हिसाब से अच्छे थे। स्कूल में मैं 3rd टॉपर था अपने स्कूल का, है ना। तो फिर मैंने सोचा अब क्या किया जाए, मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं था, बहुत अजीब से बैकग्राउंड से था, कुछ आइडिया नहीं था। तो बट ये था कि मतलब पापा बहुत एक्टिवेटेड रहते थे कि भाई बेटा मेरा पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे स्कूल के जो टॉपर है वो कोई IIT नाम की तैयारी होती है वो कर रहा है। कहाँ से कर रहा है? मैंने सुना कि भाई वो फिटजी से कर रहा है, तो मैंने कहा चलो मैं भी फिटजी जाऊँगा। मैंने फिटजी गया, और फिटजी जाने के बाद भाई फिर वहाँ पे धीरे धीरे अब ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं तो बहुत पढ़ाकू हो गया हूँ, मैं तो क्या ग्रोथ आई है मेरे लाइफ में, मैं एकदम शानदार, ऐसा हो गया, एटीट्यूड आ गया मेरे अंदर कि भाई मैं हूँ पढ़ने वाला, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। वहाँ निकले खतरनाक चीता लोग, बहुत अच्छे पढ़ने वाले लोग, ठीक है ना। उसके बाद 2 साल मैंने मक्कारी करी, जैसे तुम लोग मक्कारी कर रहे हो ना कई सारे लोग, वैसे ही 2 साल मैंने मक्कारी करी। 2 साल मैंने मक्कारी करी बेटा, कुछ नहीं पढ़ा मैंने पूरा 2 साल वेस्ट किया। और 2 साल वेस्ट करने के बाद फिर भी IIT का कट ऑफ होता है उस समय, मतलब मैं 2010 की बात बता रहा हूँ आपको। IIT का कट ऑफ था 2010 में कुछ 190 के आसपास। उस समय मेंस नहीं होता था, सीधे एडवांस था, और AIEEE नामक एक अलग एग्जाम होता था। 2010 में 190 के आसपास कट ऑफ था IIT JEE का, ठीक है ना। और मैंने भाई, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, मैं जब एग्जाम हॉल गया था ना भाई, मैं इतना निकम्मा था कि मैंने IIT के एक्चुअल एग्जाम में हेड डाउन करके मैं सोया हूँ
1 घंटा। एग्जामिनर आके बोल रहा है भाई कुछ तो लिख ले। मैंने कहा सर जितना आता है मैं लिख चुका हूं, मुझे प्लीज सोने दीजिए, मैं सोया हूं। मतलब अगर तुम किसी भी तरीके से ये बात वेरीफाई कर सकते हो तो मैं तुम्हें बता दूंगा क्या रोल नंबर है, क्या है। एक्सीलेंस कॉलेज मुझे अभी भी याद है भोपाल में, वहां मेरा सेंटर लगा था। मैं 2 घंटे मतलब 3 घंटे के पेपर में 1 घंटे सोया था, ठीक है। तो इसके बाद भी, इतनी मक्कारी करने के बाद भी मेरे 2010 में आईआईटी में मार्क्स थे 100, ठीक है। मेरे मार्क्स आ गए 100। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा ये अच्छा चलता है, क्योंकि मेरे स्कूल की एक टॉपर बच्ची थी जो हमेशा कंपटीशन में रहती थी, उसके थे -15 और मेरे थे 100। तो मुझे लगा अपने में कुछ बात तो है, कुछ तो करना चाहिए। तो मैंने क्या किया पता है, मैंने लिटरली एक रात थी जिस रात पे मतलब मैं ऐसा था कि मेरे पापा ने बोल दिया था कि हम कुछ नहीं करा सकते भाई तेरा, आप छोड़ दे सब कुछ, हमारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं, छोड़ दे अब। भाई मैं लिटरली ना पैर पकड़ के रात को रोने लग गया। मेरे माँ बाप सो रहे थे, मैं वहाँ गया उनके पैरों के पास और मैं पैर पकड़ के रोने लग गया। वो दोनों उठे और इतने भावुक हो गए। उस दिन पहली बार मेरे पिताजी ने बोला यार तू क्या टेंशन लेता है यार, तेले मैं घर बार बेच दूंगा भाई। और मुझे एहसास हुआ कि यार मेरे माँ बाप ने कितना बलिदान दिया मेरे लिए। फिर वो 1 साल की पढ़ाई मैंने भाई बहुत ताबड़तोड़ करी, ऐसी ताबड़तोड़ पढ़ाई ऑल टाइम। जब एडवांस का एक्चुअली जो पेपर होता था वो 80 मतलब ऐसा होता था कि एक सब्जेक्ट में 160 मार्क्स का होता था उस समय। तो ऑल टाइम मेरे फिजिक्स में 140 के प्लस रहते थे एडवांस में, ठीक है ना। केमिस्ट्री में 100 के आसपास रहते थे हर बार 160 में से। बट मेरा प्रॉब्लम था मैथ्स, मैं मैथ्स में लाता था सिर्फ 20 मार्क्स 160 में से। मैंने पूरे साल भर कुछ इसी हिसाब से अपनी तैयारी करी, मतलब पता नहीं क्यों ये मेरा कभी अच्छा हो ही नहीं पाया। और फिजिक्स मेरी बहुत शानदार थी, तो लगातार साल भर मैं इस रेंज में स्कोर करता रहा, ऐसे ही रेंज में मैं स्कोर करता रहा, ठीक है। साल भर मैं ऐसे ही रेंज में स्कोर करता रहा। ये मेरा था फिजिक्स का स्कोर, ये केमिस्ट्री का और ये मैथ्स का। अब कहानी 2011, ठीक है। मैं भोपाल में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ठीक है ना, कौन सा पॉलिटेक्निक है, भोपाल के लेक के बगल में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ठीक है ना। वहां पे मेरा सेंटर पड़ा, मैं गया उस सेंटर में, ठीक है। और एक रात पहले मतलब फर्स्ट संडे ऑफ अप्रैल यूज्ड टू बी द आईआईटी जेईई एग्जाम। मैं एक रात पहले शनिवार को ये प्लान कर रहा हूं कि यार कल जाऊंगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। फिजिक्स में मुझे 140 लाने हैं, मतलब 140 लाने हैं। केमिस्ट्री में मुझे भाई मतलब 90 से 100 आ जाएंगे, 90 से 100 के बीच में मुझे लाने हैं, 90 to 100। और मैथ्स में मुझे सब्जेक्ट कट ऑफ पार करना है, बस 10 मार्क्स आ जाएं, 10-15 आ जाएं तो बहुत है, ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद अगले दिन जब मैं गया एग्जाम में, 2011 की मैथ्स पता कैसी आई थी, मतलब मैं एक ऑप्शन पुट कर रहा हूं आंसर आ रहा है, ऑप्शन पुट कर रहा हूं आंसर आ रहा है, ऑप्शन पुट कर रहा हूं आंसर आ रहा है। तो मैथ्स से मैंने चालू किया कि मुझे सिर्फ 2 ही सवाल करने थे, 3 सवाल करने थे। मैथ्स से मैंने चालू किया और मैं देख रहा हूं मुझे बन रहा है मैथ्स। फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे मैथ्स बन रहा है भाई पूरे साल भर में। इस साल मैं 63 मार्क्स लेके आया मैथ्स के अंदर, 63 मार्क्स थे मेरे मैथ्स के अंदर। लेकिन इतना टाइम मैंने यहां दे दिया, इसको मैं टाइम नहीं दे पाया। ये मेरा 140 से कुछ गिर के 96 या 97 मार्क्स मेरे इसके अंदर हैं, ठीक है ना। और मेरा सम टोटल था उस साल का, इसका याद नहीं एग्जैक्टली, इसका याद नहीं है, बट ये सम टोटल था 228 मार्क्स। और भाई उस रात को जब मैंने अपने आंसर की मैच किए, 228 मार्क्स मेरे आ रहे थे। मेरे पास रिपोर्ट कार्ड भी रखा है, और क्यों है रिपोर्ट कार्ड बताऊंगा मैं। 228 मार्क्स मेरे आ रहे थे और मैं भाई 7वें आसमान पे था, क्योंकि कट ऑफ तो 190 के आसपास जाता था। बहुत मजा आया। हर रैंक प्रेडिक्टर में डाल के देखा, कोई कह रहा है 3500 रैंक आ जाएगी, कोई कह रहा है आईएसएम धनबाद में माइनिंग मिल जाएगी। अलग ही लेवल पे जी रहा हूं मैं। पूरा 20 दिन बर्बाद किया, AIEEE का एग्जाम निपटा दिया, क्योंकि मैं कभी भी सिंसियर बच्चा नहीं था, मैं शैतान बच्चा था, मजबूरी में पढ़ता था। अब तो मैं 7वें आसमान पे हूं, ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक। AIEEE का एग्जाम मैंने बिगाड़ा। और भाई फिर हुआ ये
कि जब कट ऑफ आई आईआईटी की 2011 की, चेक करना आप नेट पे, 229 वाज द कट ऑफ फॉर द जनरल कैटेगरी। 229 कट ऑफ इन द जनरल कैटेगरी, ठीक है, 229 वाज द कट ऑफ इन द जनरल कैटेगरी। और इसी साल मेरा एक और दोस्त था जो कि 207 लाया था, ही गॉट IIT BHU, एंड आपके प्यारे TCS सर के साथ वो BHU में था, है ना, तो आई स्टिल रिमेंबर, और भी लोग सेलेक्ट हुए थे, बट जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था 229। एंड उस साल IIT में सीट थी 9616 और मेरी रैंक आई थी 9680 ऑल ओवर इंडिया। दिस वाज माय AIR। उसके बाद बताता हूं, मेरा एक दोस्त है, उसी साल 2011 में उसकी रैंक आई थी 700 समथिंग, ठीक है ना, 700 समथिंग। जो लोग भोपाल के हैं वो जानते हैं, देयर इज, चलो ठीक है, ज्यादा ओपन नहीं करेंगे आप इस चीज को, ठीक है, 700 रैंक आई थी उसकी। ही वेंट टू IIT दिल्ली, ही वेंट टू IIT दिल्ली, ठीक है। और इसके फिजिक्स में मार्क्स जो थे वो इस 97 से कम थे। मतलब मेरा पेन पॉइंट बन गया मैथ्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है ना। अगर 15-15, 20-20 मार्क्स और ज्यादा होते, सिर्फ 15-15, 20-20 बोल रहा हूं, यानी कि 30 मार्क्स ज्यादा होते, तो मैं शायद किसी अच्छे IIT में एंट्री कर चुका होता, ठीक है ना। तो होता रहता है लाइफ में, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है भाई। जहां हूं न जाने कितने IITians से मैं बहुत ऊपर हूं आज की तारीख में, है ना। तो क्या सिखाती है जिंदगी ये सिखाती है, प्लस माइनस होता रहेगा। तुम्हें भाई डरना नहीं है, तुम्हें झुकना नहीं है, तुम्हें मेहनत करते रहना है, ठीक है भाई। मेहनत करते रहा, बहुत सारा चीज़ लाइफ में अचीव किया हूँ, कई सारे स्टार्टअप्स भी किए हैं, अलग टाइप का एक भाई पूरा एक्सपीरियंस लिया लाइफ में, बहुत आनंद। कभी कभी और मौका मिलेगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बट मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि दिस वाज द जर्नी टू IIT। और थोड़ा सा शॉर्ट में ये भी कंक्लूड कर देता हूं कि क्यों मैं निरमा गया, NIT नहीं गया। तो AIEEE जो हुआ था, AIEEE 2011 का मेरे चढ़ गई मस्ती। क्यों? IIT में तो मुझे लग रहा है सिलेक्शन हो ही रहा है, ठीक है ना। मेरे चढ़ गई मस्ती, मैं ड्रॉपर था, अपने जूनियर्स को बुलाता था रात को पढ़ाने के बहाने से, और गेमिंग करता था और गेमिंग करते करते इसका पेपर आ गया। और उस पेपर की रात में क्या हुआ, क्योंकि रोज गेमिंग करता था तो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं रात भर जागा। पापा कह रहे हैं बेटा सो जाओ। मैंने कहा पापा गर्मी बहुत है, और एक्चुअली लाइट चली गई थी। मैंने कहा नींद नहीं आ रही है, अब 4 बज गई है, सीधे 8 बजे हॉल जाएंगे, एग्जाम हॉल, पेपर देंगे और बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। 2011 में मैं जब पहुंचा अपने सेंटर में, मैं पेपर देने बैठ गया था, और आधे घंटे बाद विद इन हाफ एन आवर हमसे पेपर छीन लिया गया। बोला गया कि पेपर लीक हो गया है, अब आप लोग को वेट करना पड़ेगा शाम तक, ये पेपर फिर दोबारा कंडक्ट किया जाएगा। हम बैठे रहे शाम तक, मेरी आंखें फूल के ऐसी हो गई, इतनी नींद चढ़ गई सर में कि जब इसका मैं फाइनली करके आया तो मुझे 212 मार्क्स की उम्मीद थी। बट क्योंकि मेरी एक हैबिट थी, मैं नेगेटिव नहीं करता था ना। मैंने पहली बार जब 100 मार्क्स आए थे तब नेगेटिव किया, बाद में भी नेगेटिव नहीं किया। मैं बहुत एक्यूरेटली पेपर करता था। लेकिन जब मैंने इसको जोड़ा, और मुझे आराम से मालूम था कि मुझे NIT भोपाल यानी कि मैनिट मिलने के लिए 163 मार्क्स ही चाहिए थे, मेरे 212 आ रहे थे, मैं कोई शानदार NIT में अच्छे रैंक ले सकता था। लेकिन जब रात को आंसर की आई और मैंने मैच किया तो भाई मैंने 12 नेगेटिव कर रखी थी। इस नींद की आभा में मैंने 12 नेगेटिव कर रखे थे। 12 × 5 करो, 60 मार्क्स मेरे नेगेटिव हो गए। और 60 मार्क्स नेगेटिव होने के कारण मुझे NIT में अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही थी, इसीलिए फिर मैं निरमा चला गया। वॉशिंग पाउडर निरमा, टिंग टिंग टिंग। किस्मत बहुत खेलती है, तुम्हें उसके साथ खेलना आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये रही आज की पूरी कहानी कि मैं निरमा क्यों गया था। आज के बाद जब भी कहानी होगी तो तुम्हें पता होगा कि सर निरमा से हैं, और निरमा में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके ऊपर अपन बात करते रहेंगे, ठीक है भाई। चलिए,
एक बार मजा आ गया तो बता दो भाई। अगर आनंद की अनुभूति हो गई है कहानी सुन के और तुम्हें यह यकीन हो गया है कि भैया अगर आपने मेहनत करके ये अचीव कर लिया है तो हम भी कर सकते हैं, अगर भाई एकदम मजा आ गया हो, आनंद आ गया हो, दिल बरसा दो एकदम से। रिग्रेट विग्रेट कुछ नहीं होता। और भाई निरमा तो मुझे पता भी नहीं था क्योंकि मैं थोड़ी गुजरात से हूं। गुजरात में निरमा की इज्जत बहुत ज्यादा है भाई। मेरे दोस्त हैं जो गुजरात की एनआईटी छोड़कर निरमा आ जाते हैं। खतरनाक इज्जत है गुजरात में निरमा की, मुझे पता ही नहीं था। मैं तो भाई मैंने तो उस समय एमपी पीईटी होता था, मैंने एमपी पीईटी का फॉर्म नहीं भरा, फिर वही ओवर कॉन्फिडेंस मेरा भाई। मैंने कहा यार इतनी साल भर मेहनत करी है, जाऊंगा तो आईआईटी या तो एनआईटी, बाकी फॉर्म ही नहीं भरे। अलग लेवल पे कॉन्फिडेंस। पापा कह रहे हैं भर दे, नहीं भरे। वो तो आखिरी में जब ये सब रायता फैला तो एक बड़े अच्छे सर थे मेरे, जितेश जोशी सर, ठीक है ना, मैथ्स के फैकल्टी थे वो फिटजी में। उन्होंने मुझे बोला, रिकमेंड किया, बोले कि यार एक बार तू निरमा देख ले, बहुत शानदार कॉलेज है, जेन्युइन प्राइवेट कॉलेज है, मजा आ जाएगा। मैं गया तो भाई मेरा वहां पे काम बन गया। नहीं, मैंने गुजरात सीईटी नहीं दिया था। आई डिड नॉट गिव गुजरात सीईटी। गुजरात के बच्चे गुजरात सीईटी दिया करते थे। मैं निरमा मेंस की रैंक पे गया हूं, जिसमें ऑल इंडिया में सिर्फ 15% सीट होती है, 85% गुजराती इसके लिए कोटा होता है वहां पे। चलिए, बहुत कुछ देखा है, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, तो यहां पे खड़े हैं और आपको सिखा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। तो आई थिंक बहुत एक अच्छा मैसेज आप तक गया होगा। मैंने अपनी ज़िंदगी के जितनी एक बहुत बड़ी सच्चाई जो मेरे पास थी आपको सब बता दी है, साझा कर दी है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ इससे आप मोटिवेट हुए होगे। बहुत सारी बातें अब कैमरे पे कितनी होंगी, तो जब तुम रैंक ले आओगे, जब हम बैठेंगे तो शानदार गप्पे शप्पे करेंगे अपन, है ना, ठीक है। चलो फिर आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। और आज कोई होमवर्क नहीं है क्योंकि मॉड्यूल डिस्कस हो गया है। अपना जितना बैकलॉग है ये सब है वो निपटाओ। अगली क्लास में काइनेमेटिक्स चालू होगा, यानी कि कल, ठीक है ना। फिर मिलते हैं, ओके, बाय बाय।